हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज भी हम बहुत प्यारा सा टॉपिक करते हैं, बिल्कुल छोटा सा है, बस इसको समझने की जरूरत है। रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है भाई। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसका नाम क्या है भाई? निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। भाई कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें भाई बच्चे की समस्या को हल किया जाता है, किस विधि से कर रहा है, क्या समस्या है, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन पक्का आते हैं हर टीचिंग एग्जाम में। तो आज हम यही टॉपिक करेंगे। तो भाई देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, उपचारात्मक। उपचार करना क्या होता है भाई? इलाज करना। उपचार करना इलाज करना ही होता है ना। तो इलाज हम कब करते हैं? जब कोई बीमार हो, मान लो कोई बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई वगैरह देके उसका इलाज कर देता है, उसका उपचार कर देता है, ठीक है। शिक्षा में जो उपचार होता है वो कैसा होता है? अगर बच्चे को पढ़ने में कोई कठिनाई आ रही है, अगर पढ़ने में बच्चे को कोई भी समस्या है, तो टीचर उस समस्या का पता लगा के अपनी विधियों के द्वारा जब उसकी समस्या का समाधान करता है, तो वो उसका उपचार होता है। वही उपचारात्मक शिक्षण होता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो भी उपचारात्मक शिक्षण समझ में आया ना? जब बच्चे की पढ़ने संबंधी समस्याओं को पता लगा के उनको ठीक किया जाता है, उनका हल किया जाता है, तो वो होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। वो होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण। यही है भाई इसका अर्थ, छात्रों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का पता लगाकर उनका समाधान करना। ये क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसके सोपान। इसके भाई कौन कौन से सोपान है? सोपान का मतलब क्या होता है कि जैसे छत पे जाने के लिए हमें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है ना, हम एक भी सीढ़ी का गैप नहीं दे सकते। अगर हम मान लो एक सीढ़ी छोड़ के अगली पे पैर रखेंगे तो गिरने का डर रहेगा, हमें हर सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो वही होता है सोपान, एक किस्म की सीढ़ी होता है। हमें अपनी मंजिल तक जाने के लिए हर पॉइंट को, हर सीढ़ी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो वही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है भाई? सबसे पहले तो होता है वर्गीकरण। सबसे नीचे वाली सीढ़ी कौन सी है भाई? वर्गीकरण की। वर्गीकरण मतलब जो बच्चे होते हैं पहले उनका वर्गीकरण किया जाता है। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, पहले बच्चों का वर्गीकरण करेगा, किन में से कौन से सामान्य बच्चे हैं, कौन से मंदबुद्धि बच्चे हैं, कौन से तीव्र बुद्धि बच्चे हैं, ठीक है। इस टाइप से मतलब कि टीचर वर्गीकरण कर लेगा पहले बच्चों का। भाई ये पिछड़े हुए बच्चे हैं, ये सामान्य है, ये तीव्र बुद्धि है, ये मंद बुद्धि है, ऐसे वर्गीकरण कर लेगा टीचर। वर्गीकरण करने के बाद है कठिनाई की प्रकृति जानना, ठीक है। कठिनाई की प्रकृति जानना। अब भाई टीचर देखेगा कि भाई हाँ भाई क्लास में से मान लो 20 बच्चे ऐसे निकल आते हैं भाई जो पढ़ाई में कमजोर है। फिर टीचर देखेगा कि पढ़ने में इनको कठिनाई क्यों हो रही है, क्या समस्या आ रही है कि ये बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में टीचर क्या करेगा? जो उनकी कठिनाई है उनकी प्रकृति देखेगा। मान लो किसी बच्चे की आई साइड कमजोर है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो कम पढ़ पा रहा है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है इसलिए वो कम पढ़ पा रहा है, कोई मान लो मंद बुद्धि है वो इसलिए कम पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो टीचर उनकी समस्याओं का पता लगाएगा कि किस टाइप की समस्याएं हैं, ठीक है, कहाँ कठिनाई आ रही है। ठीक है, पिछड़ेपन का कारण जानना या फिर कठिनाई का कारण जानना, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे को कम दिखाई देता है जिसके कारण बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो टीचर ये पता लगाएगा कि भाई वो पढ़ नहीं पा रहा है, क्या ये समस्या उसकी जन्मजात है या फिर अब भाई उसके आईज में कोई प्रॉब्लम आ गई है इस वजह से उसको कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो इस समस्या का पता लगाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में यही है कि वो कठिनाई के कारण का पता लगाएगा कि किस कारण से बच्चे को पढ़ने में ये कठिनाई आ रही है। और ये करने के बाद फोर्थ स्टेप में वो क्या करेगा? फोर्थ स्टेप में वो विधि का निर्माण करेगा कि भाई किस विधि से। फोर्थ स्टेप में वो क्या करेगा? विधि का निर्माण करेगा। विधि का निर्माण करेगा कि भाई किस विधि से बच्चों को
बच्चे की समस्या को हल किया जा सकता है। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में वो क्या करेगा, समस्या का समाधान कर देगा। मान लो किसी को कम दिखाई दे रहा है तो टीचर उसे फर्स्ट बेंच पे बिठा देगा। ठीक है, फिर उसे ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई देगा और बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ स्टेप में क्या करेगा टीचर, उसकी समस्या का समाधान कर देगा। ठीक है भैया, तो इसके सोपान। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके उद्देश्य पर। इसके उद्देश्य कह लो, महत्व कह लो, गुण कह लो, विशेषताएं कह लो, ये सारी चीजें एक ही होती है। मैं बार बार बताती हूँ इनको, जब आप अलग अलग पढ़ोगे तो भी चीजें यही है, इन्हीं को घुमा फिरा के बता दिया जाएगा। इससे अच्छा आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। इन चीजों को समझ लो, यही सारी चीजें में आ जाएंगे, विशेषताएं आएंगी। विशेषता भी यही है, इसके गुण भी यही है, इसके लाभ भी यही है, उद्देश्य भी यही है और इसका महत्व भी यही है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो उद्देश्य और महत्व क्या है इसके, कि छात्रों की कठिनाइयों को जानना। इसके द्वारा भाई जो छात्र होते हैं उनकी कठिनाइयों को जाना जाता है। ठीक है, कि बच्चे को क्या समस्या है, पढ़ने में क्या समस्या आ रही है, बच्चे को कैसी समस्या आ रही है, क्या कठिनाई है, बच्चा क्यों पढ़ नहीं पा रहा है। मान लो कोई बच्चा गुमसुम रहता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, टीचर पता लगाएगा, उसको पता चलता है कि भाई घर में ज्यादा झगड़ा रहता है, टीचर उसके पेरेंट्स से बातचीत करके उनको समझाएगा कि भाई घर में झगड़ा मत किया करो, बच्चे पढ़ाई में डिस्टर्ब होते हैं। इस तरह इसका क्या फायदा होता है भाई, किसी छात्रों की जो कठिनाई होती है उसको जानने में मदद मिलती है अध्यापक को। उसके बाद है समस्या का समाधान। इसके द्वारा बच्चों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण है, उपचार किया जाता है तो समस्या का समाधान होता है भाई इसके द्वारा। फिर क्या है, विषय में उपलब्धियों का माप। भाई किस विषय में बच्चा कितनी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, ठीक है, इसका माप किया जाता है। भाई पहले मान लो बच्चा इंग्लिश में कमजोर था, वो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था, टीचर ने उसकी समस्या को समझा, उसको अच्छे से गाइड किया, अब बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा है। ठीक है, अब बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोल पा रहा है तो क्या उसकी उपलब्धियों का माप भी तो कर रहा है ना। ठीक है, साथ साथ में पहले बच्चे की उपलब्धि क्या थी, अब उपलब्धि क्या है, फिर उसके बाद उपलब्धि क्या है। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें विषय में बच्चे की क्या उपलब्धि है उसका भी माप होता रहता है। उसके बाद क्या है, छात्र की जन्मजात कठिनाइयों का ज्ञान। अध्यापक को जो छात्र की जन्मजात कठिनाइयां होती हैं उनका भी ज्ञान हो जाता है। मान लो कोई बच्चा तुतला के बोलता है, ठीक है, कोई बच्चा तुतला के बोलता है तो टीचर जब उसका निरीक्षण करेगा तब टीचर को पता चलेगा कि बचपन से ही इसके जीवा में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से तुतला के बोल रहा है। ठीक है, तो बच्चे की जो जन्मजात कठिनाइयां हैं उनका भी टीचर को पता चल जाता है। उसके बाद क्या है, शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाना। जो शिक्षण विधियां हैं भाई सब भी प्रभावशाली बनते हैं क्योंकि शिक्षण विधियों का अच्छे से यूज होता है। टीचर बच्चे की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिक्षण विधियों का यूज करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधियां भी प्रभावशाली बनती हैं। ठीक है, ये तो भाई इसके उद्देश्य कह लो, महत्व, लाभ, गुण, विशेषताएं, सारी चीजें यही हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं उपचारात्मक शिक्षण का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण कैसे, भी दो तरह से वर्गीकरण कर दिया। ये लगा लो भाई जो डॉक्टर है उसके सामने दो तरह के मरीज आ गए, ठीक है, उन दोनों का उपचार अलग अलग तरीके से ही होगा क्योंकि दो मरीज है, दोनों को अलग अलग बीमारियां हैं। ठीक है, तो उनका इलाज भी अलग अलग ही होगा। एक तो अभी मंदबुद्धि बालक, एक है त्रिबुद्धि बालक। मंदबुद्धि बालक कौन से होते हैं, जो मतलब कि कमजोर होते हैं, पढ़ाई में कमजोर होते हैं, सामाजिक गठबंधन में कमजोर होते हैं, जो हर चीज में कमजोर होते हैं, वो तो मंद बुद्धि। और त्रिबुद्धि बालक जो सामान्य बच्चों से तेज बुद्धि के होते हैं। ठीक है, वो टीचर ने करवाया है, 1 मिनट में उनको याद हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, वो शरारत करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का उपचार टीचर को अलग अलग करना होगा। जिस मंद बुद्धि बच्चा है अगर कोई क्लास में, तो टीचर वो धीरे सीख रहा है तो टीचर को क्या करना होगा कि उसको सामान्य बच्चों से कम HW देकर या सामान्य बच्चों से कम मतलब कि उसको वर्क करा के तब उसको सामान्य बच्चों के इक्वल लाया जाएगा। ठीक है, और ये त्रिबुद्धि बालक है उसके लिए क्या किया जाएगा, टीचर ने कोई भी क्लास को काम करवाया उसने 5 मिनट में याद कर लिया तो टीचर उसको एक्स्ट्रा वर्क देगा। ठीक है, ताकि बच्चा शरारत ना करे और वो उस चीज में बिजी रहे। ठीक है, अपनी क्षमता का
सही उपयोग करे, उसको कोई भी क्रिएटिव काम दे देंगे, सृजनात्मक काम दे देंगे, ठीक है, जिससे बच्चा उसमें लगा रहे और वो बाकी क्लास को डिस्टर्ब ना करे। तो ऐसे मंद बुद्धि बच्चे का और तीव्र बुद्धि बच्चे का अलग अलग उपचार होगा, उपचारात्मक शिक्षण अलग अलग होगा, ठीक है। उसके बाद आती है उपचारिक शिक्षण विधियां। उपचारिक शिक्षण विधियां कौन कौन सी है? जैसे कि निरीक्षण आ गया। एक क्या भी निरीक्षण, निरीक्षण क्या होता है कि अध्यापक छात्रों का निरीक्षण करेगा, मतलब कि उनके साथ रह के, उनके पास रह के उनका निरीक्षण करेगा। हाँ भाई, बच्चा किस टाइम पे क्या कर रहा है, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहा है, उसे क्या समस्या आ रही है। जब टीचर उन बच्चों का निरीक्षण करेगा, निरीक्षण का मतलब होता है नजर रखना भाई, ठीक है। मतलब एक किस्म से ये लगा लो, जब टीचर सीसीटीवी कैमरा बन के बच्चों पर नजर रखेगा, उनका निरीक्षण करेगा, तो टीचर को पता चलेगा कि हाँ भाई, बच्चा क्यों पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा है, वो बच्चों की समस्याओं से अवगत होगा, ठीक है। तो इसकी सबसे पहली विधि क्या है? निरीक्षण। निरीक्षण के द्वारा बच्चे का निदान किया जाता है, उसकी समस्याओं का पता लगाया जाता है। उसके बाद साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है? इंटरव्यू। मतलब अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछेगा और छात्र उसका उत्तर देंगे। उस आधार पर भी टीचर ये पता लगाएगा कि बच्चे के सामने क्या समस्या आ रही है, ठीक है। तो साक्षात्कार विधि द्वारा भी बच्चे का उपचार किया जा सकता है। उसके बाद संचित अभिलेख। संचित अभिलेख जो स्कूल में संचित अभिलेख होते हैं, भाई बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, बच्चे की अटेंडेंस होगी, ठीक है, ये बच्चे की क्लास रिपोर्ट होगी, ये सारी जो स्कूल में उसका अभिलेख होता है, उसके द्वारा टीचर ये पता लगा सकता है कि हाँ भाई, बच्चा स्टार्टिंग से ही मैथ में कमजोर है या अभी 1-2 महीने से वो मैथ में कमजोर हुआ है। इस तरह से टीचर बच्चे की समस्या का पता लगा लेता है इसके द्वारा, संचित अभिलेख के द्वारा। उसके बाद आता है उपचार ग्रह। जो भाई ज्यादा, जैसे कि कोई ज्यादा उन्नत बुद्धि बच्चा है, ठीक है, पढ़ाई में बिल्कुल ही कमजोर है, टीचर ने उसको 100 बार भी बता दिया, वो फिर भी उस चीज को याद नहीं कर पा रहा है, तो टीचर क्या करेगा? उसको उपचार ग्रह में भेजेगा। वहां पे उस तरह के काफी बच्चे होंगे जो बहुत ही बिलो एवरेज के होंगे, ठीक है, तो वो बच्चा फिर उनके साथ स्टडी करेगा, ठीक है, उनको अलग से विशिष्ट शिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो उपचार ग्रह में उनका उपचार किया जाएगा, ठीक है, उपचार ग्रह में उनका उपचार किया जाएगा। उसके बाद अभी सामूहिक निराकरण। सामूहिक निराकरण का क्या मतलब होता है? अगर भी पूरी क्लास के सामने कोई समस्या आ रही है, अगर कोई लेसन है, अगर पूरी क्लास उसे याद नहीं कर पा रही है, तो टीचर को ये समझना होगा कि भाई उसके पढ़ाने के तरीके में कोई गड़बड़ है, इसलिए पूरी क्लास नहीं समझ पा रही है, तो वो अपने पढ़ाने का तरीका चेंज करेगा। ये क्या होगा? ये सामूहिक निराकरण होगा। मुझे पूरी क्लास का एक साथ निराकरण हो रहा है, एक साथ उपचार हो रहा है ना, तो वही चीज होती है, वो होती है सामूहिक निराकरण, जिसमें पूरी क्लास को साथ लेके उनका उपचार किया जाता है कि भी बच्चे इस लेसन को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि भी बच्चों किस में रुचि नहीं है, अध्यापक अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, भाई अध्यापक अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, तो अध्यापक अपनी विधियों को चेंज करेगा, तब बच्चों को अच्छे से समझाएगा। यह हो जाएगा सामूहिक निराकरण, ठीक है भाई। इतना छोटा सा और इतना प्यारा सा टॉपिक था भाई, इससे बारिश टॉपिक से कुछ आने वाला है नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस आपको याद रखना है निदान और उपचार क्या होता है, बस उपचार से याद कर लेना। डॉक्टर हमारा उपचार करते हैं, कब करते हैं? जब हम बीमार होते हैं। तो हम जब टीचर बन जाएंगे, हमें उपचारात्मक शिक्षण कब यूज करना है? जब हमारे बच्चे पढ़ाई में बीमार हो, ठीक है, बीमार का मतलब पढ़ाई में कमजोर है, वो पढ़ नहीं पा रहे, उनके सामने कोई समस्या आ रही है, तब हमें क्या करना है? उपचारात्मक शिक्षण का यूज करना है, ठीक है, उनकी समस्या को पता लगाना है और उनका समाधान करना है, ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।